दोस्तों 2009 में बारडा हल्के से विधायक बने थे कर्नल रघुवीर सिंह छिल्लर जी। 2014 में फिर से उन्होंने चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गए। लेकिन बारडा हल्का एक ऐसा हल्का है हरियाणा में, एक बारडा और एक बरवाड़ा, जो हर बार अपना विधायक नया चुनते हैं। अभी वहाँ की विधायक नैना चौटाला हैं। तो आज हमारे पास राजनेताओं की श्रृंखला में कर्नल रघुवीर सिंह छिल्लर जी हमारे साथ हैं और हम उनसे उनके राजनीतिक अनुभव पूछेंगे। छिल्लर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। छिल्लर साहब, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताओ कि आपका राजनीति में आना कैसे हुआ। ऐसे जी, मैं सन 1962 में फ़ौज में भर्ती हुआ था और 1996 में कर्नल से रिटायर हुआ हूँ जी। जब अफसर होते हुए भी मेरा राजनीति के साथ लिंक रहता था। जब मैं छुट्टी आता था तो मैं राजनेताओं के साथ बैठता था, चाहे वो चौधरी अतर सिंह थे, मेजर मीर सिंह थे, चंद्रावती थे या ब्रिगेडियर रण सिंह थे, जो भी मतलब संपर्क में थे, या चौधरी टेकचंद होया करते थे जसवंत के पिताजी, चौधरी देवीलाल से भी हम मिलते थे। इस परिवार से भी मेरा नाता पुराना रहा है। मतलब दिलचस्पी थी आपकी? दिलचस्पी थी कि रिटायरमेंट के बाद में मैं राजनीति के अंदर आऊँ जी। तो इसलिए मैं अपनी छुट्टी, 2 महीने की जो छुट्टी होती थी, बच्चे चाहे कहीं पर थे वहीं रह जाते थे, लेकिन मैं गांव में आता था और गांव में जो है ना वो उसके अंदर राजनीति के अंदर गांव हर रिश्तेदारी में जाना, उस जाना। और मेरे पिताजी भी एक ऐसे शख्सियत रहे हैं कि यहाँ 15-20 गांव में उनको हर एक बहुत अच्छी तरह से बड़े बड़े घराने जानते थे जी। तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट, दिलचस्प थी कि मैं रिटायरमेंट के बाद राजनीति में हिस्सा लूँ। अच्छा, आपने जो राजनीति करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल को चुना, ये तो ऐसी पार्टी रही है जो टिकट दी, काट दी, टिकट दी। क्या आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। मैं तो देवीलाल के संपर्क में, चौटाला के संपर्क में, मैं फौज में रहते हुए ही 75 से इनके संपर्क में अच्छा। था और 75 से संपर्क लगातार मेरा बना हुआ था। और उसमें मैंने सोचा कि यही एक ऐसी पार्टी है कि तुम जो है ना ये राजनीति के अंदर शायद कामयाब हो जाएगा, तेरे को टिकट भी मिल जाएगी। और लेकिन 2000 में तो आपको टिकट अनाउंस भी होगी थी, लास्ट में कटी है आपकी टिकट। वो 2000 लास्ट में कटी है, तो उसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का कसूर नहीं मानता हूँ, मैं खुद का कसूर मानता हूँ। क्यों, मैंने किसी के कहने पर चुनाव नहीं उठाया। अच्छा। और वो चुनाव न उठाने की वजह से अनुभव नहीं था उस समय? अनुभव नहीं था, तो आखिरी वाले दिन टिकट बदली कर दी। नहीं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मेरे को चुनाव लड़ाना चाहते थे बहुत अच्छी तरह से, लेकिन जो पार्टी के अंदर जो विरोधी कटवाना चाहते थे वो कामयाब हो गए। अच्छा छिल्लर साहब, मुझे एक बात बताओ कि ये बारडा हल्का ऐसा हल्का क्यों है कि ये हर बार अपना विधायक नया चुनता है? क्या कारण है? एक तो इसमें हालात और परिस्थितियां बन जाती हैं और वो हालात और परिस्थितियां जो है ना वो इतिहास को रिपीट कर देती हैं। अच्छा। जैसे अभी यदि मैं दोबारा चुनाव लड़ रहा था, यदि उम्मेद पातवास हमारी पार्टी का बागी खड़ा नहीं होता तो शायद मैं किसी सूरत में चुनाव नहीं हारता। अच्छा। मैं बहुत वोटों से, 15-20 हज़ार वोटों से जीतता। तो उम्मेद पातवास को तो खड़ा करने वाले भी तो आपकी पार्टी के लोग रहे पार्टी के लोग रहे हैं, तो लेकिन वही मैंने बताया कि हालात और परिस्थिति ऐसी बन जाती हैं कि वो जो है ना वो दोबारा वो प्रत्याशी दोबारा बनता नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। अभी एक बहुत ही ट्रेजिडी कह सकते हैं आप उसको, रणवीर महेंद्र लगातार 3 बार वहाँ से चुनाव हार चुके हैं और इस बार वो जीतने की पोजीशन पे थे तो नैना चौटाला वहाँ पे आ गई। और आपने भी इनेलो छोड़ के जजपा का साथ किन परिस्थितियों में देना? वो तो मतलब ऐसे है कि इनेलो और ये तो परिवार तो एक ही था, एक ही परिवार था, चाहे मैं उधर रहता या इधर रहता, परिवार एक ही है। लेकिन पहले मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ था क्योंकि मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही मेरे को आगे बढ़ाने वाला राजनीति के अंदर, उस पार्टी के अंदर, इसलिए मैं उनके साथ था। लेकिन फिर हालात और परिस्थितियों ने कहा कि ये भी एक ही परिवार है तो चलो इसको मदद देते हैं। अच्छा, आप जैसे जो भिवानी दादरी है, ये बड़ा राजनीतिक रूप से बहुत ही एक्टिव ज़िले हैं। ये यहाँ पे हर आदमी की पॉलिटिक्स में ज़्यादा रुचि रहती है। तो आपने जैसे नाम लिया चौधरी मीर सिंह या चौधरी अतर सिंह, मेजर मीर सिंह, तो ये जो उस दौर के राजनेता थे, ये किस तरह की राजनीति करते थे? कैसी राजनीति इनकी होती थी? वो उस समय की राजनीति ही बिल्कुल आज से बिल्कुल 200 डिग्री अपोजिट थी। वो तो एक गिने चुने नेता थे, उनके बीच में ही लोगों ने चुनना था कि किसको वोट देना है।
उस टाइम पर न तो ये जनता ये एक्सपेक्ट करती थी उनके कि उनका कोई काम करे, न ये एक्सपेक्ट करते थे कि वो हमारे को शादी में आए या गमी में आए। वो 5 साल एमएलए बनाकर अपनी कोठी में रहते थे। कोई काम हो तो उनके पास कोई चले जाए। कन्यादान और ये सिस्टम बिल्कुल नहीं था, न तो कन्यादान था, न उजरखाई थी। ऐसा सिस्टम हमने देखा ही नहीं है। क्योंकि मैं तो अपने हज़ोआवाज़ से ये कह सकता हूँ कि सन 70 से या 67 से, जब से मैं ऑफिसर के लाइन में आया हूँ, तब से मैं इनको वॉच कर रहा हूँ 67 से। अच्छा, आप चूँकि छिल्लर आपका गांव है, तो ये एरिया बंसीलाल के प्रभाव वाला एरिया हमेशा रहा है। तो इमरजेंसी के दौर में आपने क्या यादें आपकी हैं 75 की? इमरजेंसी के दौर में मैं छुट्टी पर था, तो उस टाइम पर जो ये नसबंदी चीज़ जो चली थी, उससे लिए गांव इतने घबराए हुए थे लोग कि भी तन्ना उसके जब कोई टीम चली जाती थी गांव के अंदर, वो छिप जाते थे। इतना तो वो पुलिस से भी नहीं डरते थे जितना ये नसबंदी के अंदर। नसबंदी का तो एक नारा भी चला था, नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल। तो उसलिए इससे बहुत थके होते। और यही है कि 77 का जो चुनाव हुआ था, उस टाइम पर मैं मेजर था, छुट्टी पर था जी। लेकिन उस टाइम पर इतना एंटी चल रहा था। कोई बुजुर्ग यदि गांव गया हुआ है तो पैदल, उस टाइम इतने साधन नहीं थे, पैदल भी उसने आकर के 4 बजे से पहले वोटिंग की। अच्छा, इतना मतलब खिलाफ सरकार के खिलाफ था। तो आप ये जब उस चुनाव में तो चंद्रावती जीते थे ना, जो चौधरी बंसीलाल को जो हराया था। चौधरी बंसीलाल को तो एमपी में हराया था। हाँ, एमपी के अंदर। तो एमएलए के टाइम बाद रण सिंह मान जीते थे। हाँ, 77 में रण सिंह मान, क्योंकि चौधरी अतर सिंह की टिकट जनता पार्टी में होता, चौधरी अतर सिंह, तो चौधरी अतर सिंह की टिकट को कटाने में अहम रोल चंद्रावती का था। अच्छा। चंद्रावती ने इसकी टिकट कटवा दी, उसने फिर इलेक्शन लड़ा निर्दलीय, तो निर्दलीय वो हार गया। अच्छा, वो भी कैसी हालात। चौधरी अतर सिंह मांडी चौधरी अतर सिंह मांडी की टिकट मिलनी थी, जनता पार्टी में थे, वो भी जनता पार्टी में था, चंद्रावती भी थी। तो निजी तो राइवल नेता थे, तो इसलिए उनके चंद्रावती ने उसकी टिकट कटवा दी। तो चंद्रावती एमपी थी, एमएलए के टाइम एमपी बन चुकी थी, अध्यक्ष भी बन चुकी थी, देवलाल ने। अच्छा, मैं बात करूं 2000 में आपने टिकट नहीं मिली, आपको कट गई आपकी। फिर 2006 में, मतलब 2006 में तो नहीं हुआ, 2005 में। तो 5 में तो मैं रेगुलेटर कमीशन का चेयरमैन था। अच्छा, उस समय चेयरमैन लगा चेयरमैन पहले 2001 में लग गया था मैं, तो 6 तक तो मैं चेयरमैन था। अच्छा, तो चेयरमैन ही रह करके नहीं तो मैं छोड़ना चाहता था, नहीं मेरे को चौटाला छोड़ना चाहता था। 5 में टिकट आपका कोई बात ही नहीं हुई। फिर आपको 9 में टिकट मिली, तब तो आप विपक्ष में रहे। 9 में मैं विपक्ष में रहा। अच्छा, आपके सामने कौन चुनाव लड़ रहे थे उस? रणबीर महेंद्रा, रणबीर महेंद्रा जी। पहली दफा मैंने हराया था इसको। अच्छा, मेरे से आ रहा था। तो ये रिकॉर्ड मतलब आपका स्थापित किया हुआ जो चला रहा है। लेकिन चौधरी रणबीर सिंह महेंद्रा जो हैं, वो उनकी जो छवि है वो बहुत ही गंभीर से एक आदमी है। और बारडा हल्के के जितना मैंने सुना है कि वो वहाँ के जो लोग हैं पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हैं। तो आप क्या मानते हैं उनकी 3 लगातार हार के क्या कारण रहे हैं? एक तो वो रिजर्व इंसान है, रिजर्व है, तो ये हल्का रिजर्व कम पसंद करता है। अच्छा, ये तो चाहता है कि वो ऐसा मिलनसार हो जी, जो मिलता रहे, पहले चाहे छोटा हो बड़ा हो, उनसे आगे से पहले नमस्ते करे, पहले उनको रिगार्ड दे। अच्छा, जब आप चुनाव लड़ रहे थे 2009 का, तो चौधरी रणबीर सिंह महेंद्रा से कभी आपका आमना सामना भी हुआ? वो जब मैं 2009 का चुनाव लड़ रहा था, उसके दौरान कोई आमना सामना नहीं था। ज़्यादा तो हमारा गिनती के ऊपर हुआ था, जब बैठे थे। अच्छा, तो कैसे दुआ सलाम रही है आपकी? दुआ सलाम मतलब वो इतना ही है कि वो अपने उसको गिनती और तब भी अपने अलग जाके बैठ गए थे, वो स्टेज पर। मतलब राम भी नहीं हुई? स्टेज पर ही नहीं, राम तो मैं पहले करता था। अच्छा, यदि वो नज़दीक से चुनाव लड़ने के टाइम ये पहले जो था, मैं पहले उनको राम मैं ही करता हूँ। अच्छा, आज भी करता हूँ। अच्छा, उम्र में बड़े हैं आपसे? वो उम्र में 1.5 साल बड़ा है। अच्छा, तो मैं ही करता हूँ उनको। तो वो उसको वो इस बार कह रहे थे कि चौधरी रणबीर सिंह महेंद्रा चुनाव जीतने वाले हैं। एकदम से नैना चौटाला आए, वो तो माहौल बदल गया उसका। नैना चौटाला को टिकट नहीं मिलती तो रणबीर महेंद्रा को हराने वाला कोई नहीं था। वो एमएलए जीता हुआ था और बगैर एफर्ट्स के वोट मिलते हैं। क्योंकि जब मैं हल्के में घूमता था, मैंने तो कभी बंद तो किया ही नहीं, कैंपेनिंग बंद नहीं किया। मेरे को पूछते थे कि साहब आप चुनाव लड़ोगे? मैं बोला नहीं, परिवार 2 जगह हो गया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्योंकि मैंने इनकार कर दिया था, मैंने चौटाला को भी इनकार कर दिया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, परिवार 2 जगह हो गया। क्योंकि मैं दोबारा हार का मुँह नहीं देखना चाहता था। अच्छा। और लोग इतने मतलब जो बेचारे हल्के ने
चाहते थे, इतने वो बावजूद होते हुए भी इतना पूरी पार्टी खिलाफत कर रही है, बागी खड़ा है, सब कुछ खड़ा है, फिर भी मेरे को 35,000 वोट दी लोग हल्कों ने, कमी तो नहीं छोड़ी। सही बात। और तब भी मैंने ये बागी हो लिया, खिलाफत कर ली, तब भी मैं चुनाव जीतता, लेकिन राव इंद्रजीत ने हरा दिया मेरे को। अच्छा, राव इंद्रजीत ने कैसे हराया आपको इतने? यहाँ 10 गांव हैं अहिरों के। 9 तारीख को जलसा कर दिया उसने बदवाना के अंदर। अच्छा, उसने कह दिया कि मेरे को चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हो तो बीजेपी के दो, नहीं तो इस छोरा है तो। अच्छा, जो धर्मवीर सिंह उनको लेके आए थे। हाँ, उनको लेके आए ना। 14 में तो धर्मवीर जी जीते थे ना यहाँ पे? नहीं, उसको धर्मवीर तो यहाँ बारडा से 2005 में था। 5 में। 14 में कौन जीता? 14 में ये जीता ना सुखविंदर, बीजेपी। सुखविंदर बीजेपी। तो सुखविंदर लेके आया था चौधरी राव इंद्रजीत को। राव इंद्रजीत ने 9 तारीख को 13 तारीख वोट 9 तारीख को जलसा किया था बदवाना के अंदर। उसने ये कहा कि मेरे को सीएम देखना चाहते हो तो बीजेपी को वोट दो। तो सारे राव साहब एकदम टर्न कर गए उसकी तरफ। अच्छा, फिर सुखविंदर जीत गया? नहीं तो हाँ, तो उसको 5-6 हज़ार वोट कन्वर्ट कर गया। सुखविंदर तो आपके लिए बच्चे से सही होगा। तो बच्चे जैसा है तो, लेकिन वो उस टाइम पर वो कन्वर्ट, वो राव इंद्रजीत बच्चा नहीं था ना राव साहबों के लिए, उसको राजा मानते हैं। तो पूरा वोट उससे कन्वर्ट, पूरा वोट आपके यादव वोट उधर चले। यादव वोट नहीं तो यादव वो 10 गांव थे, उसमें कम से कम अकेले को 70% वोट थी मेरी। अच्छा, सबसे मतलब यदि 114 गांव के अंदर वो मजबूत गांव में मानता था तो वो थी 10 के 10। तो उस वजह से आप हार गए। सुखविंदर भी नहीं जीता 2019 में? नहीं, सुखविंदर तो जीता ना 14 में। तो 14 में। 19 को तो सुखविंदर का ग्राफ नीचे चले गए। नहीं, वही फिर वो आपका हल्का ही ऐसा है ना, हर बार तो नया चुन। नहीं, हल्का मैं उसको नहीं कहता। हल्का तो दोबारा मेरे से नीचे नहीं गया था, मेरे को तो मेरे ही नेताओं ने गिरा दिया, मेरे से नीचे नहीं। हल्का को मैं नहीं कहता, क्योंकि वो खुद की विधायक की कार्यशैली उसको नहीं चली जाती है। जो हल्का उस कार्यशैली मांगता है आपसे, यदि वो आप उस हल्के को नहीं दोगे, आप नीचे जाओगे। आपको आपके नेताओं ने कैसे नुकसान पहुंचा दिया? नहीं, मतलब ओम प्रकाश चौटाला तो मेरे को एमएलए बनाना चाहता था। अभी उसको ये जो है ना वो अपना इसको उमेद पातवास को खड़ा कर दिया। रणबीर मंदोला पहले मेरी 2009 में खिलाफत कर चुका था, पार्टी छोड़ चुका था, उसको फिर वापस ले आए। तो चौटाला साहब नहीं चाहते थे। अच्छा, ओम प्रकाश चौटाला नहीं चाहता था रणबीर को लाने के लिए, एग्री नहीं कर रहा था। और उसी में तो था जब उसको यानी इसको अबे चौटाला इसको वापस ला रहे थे, तो उसने ज्वाइन करना था बारडा के अंदर रणबीर मंदोला। आखिरी में अगले दिन बदली करा लिया, अबे चौटाला रैली कराओ मंदोला के अंदर। मैंने दुष्यंत को यहाँ बुला के कह दिया भाई मैं रैली नहीं करूँगा मंदोला के अंदर रैली करना, मतलब पार्टी मंदोला को सरेंडर कर रही है। तो मैं रैली कराने के लिए तैयार नहीं हूँ। अपने दादाजी को जाई बता दे पार्टी सिटी, उन्होंने बता दिया, वो कैंसिल हो गए। इसने ज्वाइन नहीं किया उधर। बाद में फिर मेरे से पूछा गया तो मैं बोला ठीक है ज्वाइन करा लो, नारनौल में ज्वाइन करवा दिया। तो ज्वाइन कराने से दिल तो नहीं मिला ना, मेरे को नुकसान तो वो सह रखा जैसे पहले था। यदि पार्टी से बाहर होता तो नुकसान कम होता, पार्टी के अंदर आने से इंटरनल ज़्यादा नुकसान का। अच्छा, एक कर्नल साहब, आप बारडा, आपकी जो पहचान है वो ये है कि आप साफ स्पष्टवादी आदमी हो। बारडा में नैना चौटाला की क्या पोजीशन अभी है फिलहाल? नहीं, आज तो गिरावट पर है, मुश्किल है आगे अगर खड़े होते। गिरावट पर है। वो मुझे नहीं पता ये चुनाव लड़े न लड़े, वो फैसला तो उनका है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का, दुष्यंत चौटाला के चुनाव इसको लड़वाएंगे नहीं लड़वाएंगे, आगे क्या होगा। लेकिन आज के दिन क्यों है ग्राफ? उनका बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, नहीं बिल्कुल आज के लिए सरकार में पूरी चलती है। नहीं, वो तो इस आंदोलन की वजह से ग्राफ डाउन आज बीजेपी जेजेपी का जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन की वजह से जनता के अंदर ग्राफ डाउन है बीजेपी जेजेपी का। अच्छा, आज जब भविष्य में 3 साल के बाद में क्या होगा, चुनाव के 3 साल से भी ऊपर रहे तो उसका तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन आज के दिन ग्राफ डाउन है। अच्छा, ये चौधरी हीरानंद आर्य से भी आपका संपर्क रहा होगा, उस दौर के बड़े राजनेताओं में से थे वो। तो एक बार चौधरी हीरानंद आर्य को भी तो चौटाला साहब जो संकेतों में हरवाते थे लोगों, जैसे रामविलास जी को उन्होंने संकेतों में हराया, ऐसा भी बहुत बार लोग कहते हैं कि बंसीलाल ने उनको कहा था कि आपने रामविलास जी को हरवा के बढ़िया काम कर दिया। नहीं, ऐसे न संकेतों में तो ऐसे हो जाता है कि इंसान खुद गिर जाता है। अब अपने रामविलास जी का जिक्र किया, रामविलास को लगातार 3 दफ़ा एमएलए बनाने का अहम भूमिका चौटाला गिराया करती पार्टी की। अच्छा, क्योंकि कमजोर कैंडिडेट दे देना ही मदद है किसी। यदि आपके खिलाफ उसके सामने कमजोर कैंडिडेट कर देना या और कुछ कर देना तो वो हो जाता है। बिकॉज रामविलास शर्मा की लॉयल्टी देवलाल के परिवार के साथ रही है। तो आखिरी में इसने समरसोल्ट मार दिया बंसीलाल के पास, जब 96 के अंदर बीजेपी का समझौता होना था चौटाला के साथ, लास्ट में मिनट पर भाई अडवाणी ग्रुप ने
उसको समरसोट मरवा दिया उधर। तो नेचुरली वो चीज़ तो होती है ना दिल में, यदि मैं आपको हर्ट करूँगा तो आप कहीं न कहीं तो रोल करोगे। तो कर्नल साहब, आप चौधरी बंसीलाल के भी कभी संपर्क में आए, क्योंकि चूंकि आप इस एरिया के थे? चौधरी बंसीलाल के संपर्क में तो मतलब हम कम थे, लेकिन जब भी मैं रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन था तब मैं, जैसे सुरेंद्र की डेथ होगी, मैं गया तो उन्होंने मेरे को कहा, कर्नल साहब आपको सुना, आपको बड़े ईमानदार और छवि के चल रहे हो, इसको मेंटेन करना। अच्छा, और भाई उन्होंने ऐसा कहा? हाँ, और आप जो है ना वो रेगुलेटरी कमीशन मैंने बनाया था, जो मेरे लगाया हुआ चेयरमैन इलाहाबादी था, तो उसने बड़ा अच्छा काम किया था। तो मैंने कहा चौधरी साहब हम भी अच्छा ही करेंगे। अच्छा, मतलब उनको राजनीति से एक तरीके से रिटायरमेंट के बाद भी ये चिंताएं रहती थी कि कोई ईमानदारी से काम कर रहा है? हाँ, वो तो रखता था वो, उसने उस टाइम पर मेरे को बोला, वो उन्होंने फीडबैक कहीं से ली होगी मेरे बारे में, क्योंकि ये रेगुलेटरी कमीशन उसका बनाया हुआ था उस टाइम पर, मंडल का उसी के दौरान। तो क्या थी आपकी वर्किंग रेगुलेटरी कमीशन? रेगुलेटरी कमीशन के जो है ना वो, इसमें सिर्फ जो है ना रेगुलेशन बनाना होता है, बिजली बोर्ड के लिए रेगुलेशन बनाना, कानून बनाना, और वेतन प्राइस डिटरमिन करना। अच्छा, चौटाला साहब के बारे में दो तीन बातें कही जाती हैं कि उनका एक तो फेवरेट लोग, मैंने तो किसी, हालांकि उनके मुंह से नहीं सुना है कभी, कि राज और खाज करने का अपना एक मजा है, इस तरह की उनके बारे में कहावतें हैं। आपके सामने कभी बोला है कोई ऐसी नहीं? बात? वो तो ऐसे है ना, वो कभी मतलब ऐसे सवाल कर दिया करते थे पत्रकार वगैरह, आप जैसे जी कि जी अजय को चीफ मिनिस्टर बना दो या उसको चीफ मिनिस्टर बना दो, तो उसमें जो लाइट टोन में वो कह दिया करते थे। मैं देखो यार, देखो राज और खाज तो अपने ठीक रहती है, तो वो लाइट टोन में बोल दिया करते थे। चौटाला साहब की सरकार में इनकी फैमिली, अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला का कितना इंटरफेयर रहता था? उसमें देखो ऐसे है, इंटरफेयर इतना था इंटरफेयर कि ये एक समन से बद इनका कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा था तीनों का। अच्छा, मतलब यदि अभय ने कोई किसी को यस कह दिया तो अजय ने, चौटाला साहब ने नो नहीं बोला। यदि अजय ने किसी को यस कह दिया तो इन्होंने नो बोला। नहीं, कहते भी हैं वो साहबों की सरकार थी, तो चौटाला साहब, इसमें तो अजय भाई साहब। ऐसे ने सरकार तो सभी के टाइम पर होती है, आज भी सरकार नहीं, ये भाई साहब, ये वाली भाई साहबों की सरकार नहीं, आज भी जो है ना बोलते हैं भी ये केंद्र की सरकार मोदी और की उसकी अमित शाह की है। तीसरे को कोई नहीं मानता, वो तो नाम गिनाते हैं, दो ही गिनाते हैं। पब्लिक में बात करो अमित शाह और नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी तो कहता है हम दो, हमारे दो। तो वो तो ये हर एक जगह चलता है। चौधरी बंसीलाल का था तब भी बोला सुरेंद्र चौधरी बंसीलाल, ठीक है नहीं। तो ये तो जब तक एक परिवार संबंधित पार्टी होती है, चाहे कोई भी हो, छोटी पार्टी, उनमें ऐसा ही होता है। तो आपको रेगुलेटरी बोर्ड में तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि 3 जगह से फोन जाने थे? ना, रेगुलेटरी कमीशन का वो है ही नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट है, इसमें किसी का लेना देना नहीं, कुछ खरीदना नहीं, कुछ और कुछ करना। इन्होंने तो बिजली बोर्ड के लिए रेगुलेशन बनाने, कानून बनाने हैं। आर आएगी, उसमें आर की जो हियरिंग सुननी है, उनकी प्राइस कीमत तय करनी है, ये इसका काम है रेगुलेटरी कमीशन का। उनको या किसी की जो है उनकी शिकायत सुननी है यदि कोई। अच्छा कर्नल साहब, अब आपके दूसरे जीवन की तरफ चलते हैं, जो सेना का जीवन था। तो आप कब भर्ती हुए सेना में? सेना में मैं सितंबर 62 में भर्ती हुआ था, जाट रेजिमेंट में भर्ती हुआ। और भर्ती होने का एक ही एम था कि कमीशन लेना है आर्मी के अंदर, और या फिर कमीशन नहीं मिलेगा तो दूसरी बात देखेंगे। अच्छा, तो वो कमीशन लेने का एम था, तो वो हमने अपनी मेहनत से, क्योंकि हम अपनी जब इस एरिया में इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस थी नहीं, तो मैं पहली दफ़ा 64 में कमीशन के लिए गया था, रेगुलर कमीशन के लिए रिजेक्ट हो गया था। रिजेक्ट हो गया इसलिए कि वहाँ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं थी, सब कुछ इंग्लिश में आता है। तो हमने मेहनत की, कड़ी मेहनत करी, अपने अकेले में ग्राउंड में जाके इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना, ये करना। उस टाइम तो हिंदी बोलने वाले को भी तो ऐसा कहते थे कि क्यों अंग्रेजी पक्के। हाँ, तो अंग्रेजी पक्के, तो इसलिए वो समस्या थी। तो उस समस्या भी संघर्ष करके हम ऊपर आए। और अच्छा, आपका जन्म कौन से साल में हुआ? जन्म तो देखो, मैं जो है ना वो पहले ज़माने में पक्का जन्म तो कोई बता ही नहीं सकते, लेकिन 44 का है। मतलब आज़ादी से पहले जन्मे हुआ? हाँ, 44 का। तो उस समय जब आप बचपन आपका, आपके गांव में स्कूल था? हमारे गांव में स्कूल बिरला का होता था, मेरे चाचा जी खुद चलाते थे। बिरला का उस टाइम पर जो है वो 90 इन सीमेंट फैक्ट्री वालों का ही था क्या? ना, वो अपना ही इसका क्या था यार, बिरला कहाँ थी ये, जो पिलानी वाले इन्हीं का था। कितने तक का था?
5 का लेना, वो जब टूट गए वो सवाल, उसको खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ बिरला स्कूल कितने के चलाते थे उस समय? उस टाइम पर जो हम छोटे थे हमें क्या पता, लेकिन वो सारे उसको और ये अपना 49 में 50 में सारे खत्म कर दिए थे आज़ादी के बाद में, पहले के अच्छा, मतलब बिरला ने स्कूल चलाए वो हैं। चलाए तो वो स्कूल खत्म हो गए थे वो। तो पहली और दूसरी हमने गांव से की। तीसरी क्लास में मैं चांग रोड पढ़ने जाता था पैदल। कितने दूर पड़ता है आपसे? वो 3 साढ़े 3 किलो 4 तो किलोमीटर। सड़कें उस समय ये पक्की नहीं थी नहीं, आपके? कच्ची थी। तो मेरे पिताजी वहाँ बहुत बन था हमारा बड़ा, तो बन से निकाल करके छोड़ के आता था। हम एक लड़का और 2 जाते थे। अच्छा। जब स्कूल की छुट्टी होती थी उधर से बनी थी वो, हैं? बनी थी, बनी से निकल फिर लेके आता था। फिर तीसरी के अंदर तो उसमें लड़कियां पढ़ती थी आपकी क्लास में? कितनी ना लड़कियां कोई लड़की उड़की नहीं था उधर। तो उसके बाद में तीसरी के कदम चौथी में फिर वहाँ स्कूल खुल गया था। मतलब उसको चौथी में आपके गांव में स्कूल खुल गया 5 का खुल गया था। नंद किशोर यादव होते थे, चाची नायक वो मास्टर थे। अच्छा। जब 5th क्लास हमने गांव से की, फिर चांग रोड से की, फिर 1 साल चिड़िया गए, फिर चिड़िया में स्टाफ नहीं था, फिर हम पैदल ही? पैदल ही। फिर यहाँ दादरी आ गए, दादरी फिर साइकिल पर आते थे अच्छा। गाँव से, मतलब वहाँ 1-1.5 किलोमीटर वहाँ कच्चे मतलब में आपके पिताजी का ठीक बहुत था उस समय, साइकिल दिला दी, नहीं तो उस समय तो साइकिल भी बड़ी एक लग्जरी नहीं, मतलब ठीक था। हमारे पिताजी का बड़े बड़े घरानों से संपर्क थे जो गांव में थे। रेडियो वेडियो आ गए थे उस समय घर पे? जी, रेडियो आ गया था घर पे? एक छोटे रेडियो आए थे गाँव में, बहुत ज़्यादा बस। और बाकी तो लालटेन थी लोगों के पास, नहीं तो लालटेन नहीं होती थी। वो दीवे बनाते थे? दीवे बनाते थे, उसमें डाल करते थे। लेकिन हमारे लालटेन थी, पड़ते थे बुढ़े के पास। लालटेन में है? हाँ, लालटेन वो डाल रहे थे। तो लालटेन भी उस समय तो पढ़ने वालों के लिए बड़ी बात होती थी, बड़ी बात घर में लालटेन है। साइकिल बड़ी बात थी। मैं तो मेरे गाँव में पहला आदमी हूँ मैट्रिक पास करने वाला। अच्छा, चिल्लर गांव के पहले आदमी हो आप? मैट्रिक पास करते। मैट्रिक पास। और 1926 में मेरे चाचा, सगा चाचा ने 8वीं पास करी थी, फर्स्ट डिवीजन से। अच्छा, ये दादरी लेकिन की उस चाचे को मेरी चाची ने नौकरी नहीं करने दिया। अच्छा, कहीं नहीं लगा। नहीं तो उस जमाने का 1926 वो का तो अफसर लगने लायक था। 8th क्लास में उस पास करी, उसको फौज में जमादार ले रहे थे, तहसीलदार ले रहे थे, गया ही नहीं वो। तो कर्नल साहब, आपने 65 का युद्ध में हिस्सा लिया फिर आप जो कि 62 में कहाँ पे थे? 65 का तो हम सियालकोट सेक्टर में थे, जम्मू के पास सामने पड़ता सियालकोट सेक्टर। अच्छा। उस टाइम हम चले गए थे। कोई जब 65 में तो मतलब फौज को ऊपर से आदेश से रोका गया था। 65 में? नहीं तो 65 में पाकिस्तान के अंदर काफ़ी कुछ आगे। डोगराई तक पहुंचे थे? नहीं, मतलब पाकिस्तान को ले भी सकते थे उस टाइम 65 में। तो फिर क्यों रोका इन्होंने? इंटरनेशनल प्रेशर आ जाता है ना। कसक रहेगी फिर आप लोगों की? इंटरनेशनल प्रेशर आ जाता है भाई उसको। तो रशिया बीच में आ गया, सब कुछ आ जाता, कभी रशिया आ जाता, वर्ल्ड पावर है, कभी रशिया आ जाता, कभी अमेरिका आ जाता है। अब अभी जो नहीं, ये सारे अमेरिका के रोल थे जो अभी जितने भी ये वही है। और फिर 71 का जो युद्ध है? 71 का युद्ध तो उसको बांग्लादेश को लिबरेट कराना था, वो लिबरेट करा आप दिया। थे उसमें? हाँ, मैं कारगिल में था 71 के युद्ध में। अच्छा अच्छा। हमने पाकिस्तान की 13 पोस्ट कैप्चर करी थी, आज भी वो हिंदुस्तान के पास हैं वो। अच्छा। हाँ, सारी पोस्ट कारगिल से? कारगिल में। क्योंकि बाद में जब ये समझौता हुआ शिमला एग्रीमेंट के, तो शिमला एग्रीमेंट का ये समझौता हुआ था कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं एक दूसरे को छोड़ दी जाएंगी, और जो LIC के हैं J&K के अंदर वो एक दूसरा रखेगा। तो उसमें हमको 12 पोस्ट काम आ गई? नहीं, और भी दूसरी यूनिटों में तो ली थी। अच्छा अच्छा। पूरा एरिया उसके लिए। नहीं तो कारगिल तो पूरा डोमिनेटेड था बाय पाकिस्तान। तो कारगिल अच्छा, वो 71 का युद्ध पूरा में रोड 71 के युद्ध में पूरा रोड जो है ना डोमिनेटेड है था पाकिस्तान की पोस्टों से। जब लेक हो जाता है ये रोड, ये किसी भी टाइम पर वहाँ से फायर करें कानवाई को। हम 71 के बाद हमारे वहाँ कानवाई पहुँची, कानवाई के ऊपर फायरिंग आ गया आउटजर का उनका। हमारी 4-5 गाड़ियाँ जल गई, एमनिशन जल गया था। अच्छा। क्योंकि वो पूरी जो पहाड़ियाँ थी वो उनके पास थी, अभी उनके पास नहीं है। अच्छा, वो कब्जा ली वो मतलब 71 में कब्जा ली, तभी वो रोड को नहीं देख सकते हैं, नहीं वॉच कर रख सकते हैं उस टाइम। तो कारगिल हुआ तब तो आप छोड़ आए हो गए? किसका? कारगिल जब युद्ध हुआ हाँ, तब तो आप सेना से तो रिटायर हुए? नहीं, कहाँ, वो तो 71 की बात है। कारगिल युद्ध? नो, कारगिल युद्ध में, कारगिल युद्ध तो 99 का है, वो तो मैं 96 में रिटायर हो लिया था। कारगिल युद्ध ने तो कारगिल युद्ध हमें पता नहीं क्यों हुआ वो। अच्छा, क्योंकि अब तो उस एरिया के तो कारगिल युद्ध में तो इसलिए हुआ कि वो एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जो बीच में जगह खाली पड़ी थी ना, उसमें पेट्रोलिंग चलती थी। कोई पोस्ट नहीं बना रखी थी, न उनने बना रखी न हमने बना रखी। ये मुशर्रफ जी ने बर्फ के अंदर उसके बीच में बैठा दी लाके। अभी एक फोटो आया हुआ था, देखा था आपने, बहुत मरे से, तो वो लोग कह रहे हैं कि तानाशाह कोई भी उसका यही हालत है। तो उसको वो मुशर्रफ का देखा था फोटो, तो वो उसने ऐसे बैठा दिए थे उस टाइम पर।
जब पेट्रोलिंग गई उनकी, जब वो फायरिंग आया, जब खुल गई आँखें। अच्छा कर्नल साहब, आपका राजनीति का जो भी दौर रहा, अब पता नहीं आप चुनाव लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे, संभावनाएं कमी हैं क्योंकि आप परिवार में व्यस्त हो, सुबह उठते हो, तो राजनीति में आपको कोई मलाल भी रह गया है किसी बात का कि यार ये हो जाता तो मैं ये कर पाता? नहीं, कोई मलाल नहीं। देखो, राजनीति के अंदर आए, चेयरमैन रेगुलेटरी कमिश्नर लिए, कोई दुश्मनी भी बनी आपकी राजनीति में किसी के साथ? नहीं, मैं नॉर्मली पॉलिटिकल दुश्मनी रखता नहीं हूँ किसी से, ये मेरा स्वभाव रहा है। क्योंकि उस टाइम तो वर्करों की खींचतान रहती है ना, आपस में मेरा वर्कर तोड़ लिया, बारडा में तो ऐसे चलता है। ऐसे चलता है, लेकिन मैं वो उसमें विश्वास ही नहीं रखता हूँ, और नहीं मैं उसको, जब मैं चेयरमैन रेगुलेट करूँ तब भी यदि मेरे पास कोई कांग्रेस चलेगा, बीजेपी चलेगा, मैं उनको ये नहीं पूछता था तुम कौन हो, तुम पार्टी से हो या नहीं हो, जो बिजली का काम होता मैं उनके काम करता था, कर देते थे, करता था, मेरे को सभी बोलते थे। तो मेरा वो कल्चर है ही नहीं कि मैं किसी से दुश्मनी रखूं। या मैं सरकार के अंदर भी, जब चौटाला की सरकार थी, मैंने कभी भी किसी को अपने गांव का जो मेरे पार्टी के खिलाफ था, कभी उनका ट्रांसफ़र नहीं करवाया। अच्छा। बल्कि वो बाहर जो बैठे थे, उस कहीं कहीं थे, उनको नज़दीक पोस्टिंग कराया मैंने, उनके दूसरी पार्टी वालों को कहने से। अच्छा। तो मैंने जो हुआ वैसा सबके काम किया, और मैंने फौज में रहते हुए भी इतने भर्ती कराए। मैं इसलिए 2009 का कैडेट एक्ट सर्विस उनको जाता है, 99% जिताने का 99% फौजियों ने वोट मेरे को दी थी, इर्रेस्पेक्टिव चाहे वो बीजेपी में थे या कांग्रेस में थे, किसी परिवार के भी थे। अच्छा, आपने फौज में भी मदद की लोगों को? नहीं, बहुत ज़्यादा, बल्कि रिटायरमेंट होने के बाद में भी मैंने, यहाँ देखो, यहाँ रिटायरमेंट होने के बाद चरण के कैंटीन बारडा के अंदर खुलवाई, CSD कैंटीन, वो पूरी मैंने झोझो के अंदर कैंटीन खुलवाई। ECHS लोहारू VK सिंह मेरा कोर्समेट था, ECHS लोहारू खुलवाई। अच्छा, VK सिंह भी तो आपके कोर्समेट था, तभी तो मैंने उससे किया। जनरल सुहाग मेरे से 3 साल जूनियर था, एक भर्ती उससे कराई स्पेशल जोजो के अंदर। पहले एक भर्ती जोजो का स्पेशल भर्ती, जिसमें 700-800 लड़के भर्ती हो गए थे, केवल भिवानी की। अच्छा। बाहर वाले को मैंने होने नहीं दिया, महेंद्रगढ़ को उनको। एक VK सिंह कराई, एक उसके सियाग से दो भर्तियों में, दो जब सुहाग के टाइम पर कराया 3-4 हजार तो लड़के लगे। और जब सुहाग के टाइम पे वो तो DG रिक्रूटिंग मेरी यूनिट का था, उसने ये कह दिया था, भाई जो 40% ले उसी को भेज दो। यहाँ वैकेंसी सरेंडर हुई थी, और एक्स्ट्रा टाइम दिलाया मैंने इनको दौड़ में। मैं तो खड़ा था, क्योंकि भाई DG मेरा है, तो ACR तो उनकी ब्रिगेडियर क्यों उसने लिखनी है। बोला कर्नल साहब का वैसे चलो। तो हमने जो हमारी पहुंच थी उसका सबका फायदा उठाया। यदि मेडिकल में कोई अनफिट हो जाए उसको फिट करा था, क्योंकि मेरा यहाँ जनरल साहब AMC का बैठा था, तो मेरा आरंभ रहेगा हमारा। अच्छा, आप जब बचपन में थे तो यहाँ पॉलिटिकल रैलियाँ बहुत होती रहती थी? जो बचपन में थे जब, तो रैलियाँ बहुत कम होती थी। कभी बागड़ी आ गया, एक आध बार क्या हुआ, तो देवदाल आ गया। जब ये अभी जो रैली होती है, ये होती है, ये तो था ही नहीं, चुनाव में भी नहीं था ये। अच्छा। ये जो अतर सिंह अरीन ने चुनाव जो लड़े हैं, कभी रैली नहीं करी। अच्छा। ये तो गांव में घूम के आते थे ऊँटों पे, क्योंकि एक जीप हुआ विल्ली जीप जो है ना अतर सिंह पे आती है, एक 11 खैर चंद्रावती। अच्छा, एक जीप थी बस, बाकी किसी को जीप नहीं थी, ना किसी को जीप दे रखी थी। तो कैंपेन में तो एक ही दिन मौका लगता हुआ, एक गांव में एक बार जाते? बस एक बार जाते थे, वो तो एक बार वो जीप से घूम के आ जाते थे। आप वाले टाइम में तो गाड़ियों की लाइन, अभी गाड़ी की लाइन लग जाती है, सबको रैलियाँ करनी पड़ती हैं, क्योंकि उसको बहुत खर्चे वाला काम वगैरह। जब तो मेरे ख्याल जैसे मैंने सुना है, तो भाई स्वर्ग में है, चंद्रावती कहती है हर इलेक्शन में 4-5 हज़ार रुपये बचाती थी, जो पार्टी देती थी उसमें से। अच्छा, उसमें बच जाया करते, कहती थी वो कि मेरे भैया इतने बच गए। अच्छा, दादरी के तो एक और विधायक थे, हुकम सिंह फोगाट जी, जो चीफ मिनिस्टर भी चीफ मिनिस्टर रहे। ये तो उनकी बताते हैं सादगी, उनकी एक पहचान थी, वो बहुत सादे इंसान, सिंपल बहुत था वो, और सिंपल था इसलिए तो उसको चीफ मिनिस्टर बन गया। टेढ़ा मेढ़ा होता चीफ मिनिस्टर नहीं बनता। उस समय तो कई चीफ मिनिस्टर बदले थे ना, उसमें चौटाला साहब बने, फिर हुकम सिंह फोगाट जी बने, फिर बनारसी दास गुप्ता जी बने। वो हुकम सिंह के बाद तो इलेक्शन ही हो गया। हाँ, वो तो दौर ही ऐसा था। हुकम सिंह तो 9 महीने तक, 8-9 महीने रहा। वो दौर ही ऐसा था, उसमें चीफ मिनिस्टर बदलते रहे, 8-9 महीने। चौटाला साहब जिसको चाहते थे तो हुकम सिंह के बाद में बदला हुआ ना, 8-9 महीने तो हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। बनारसी दास जी का भी उस समय, बनारसी दास का भी उसी में टाइम उसमें लगा था। चौटाला साहब भी 2 दफ़ा रहे, अप डाउन रहे, बैठ गया, फिर हो गया, फिर। तो वो दौर दूसरा था ना। तो वो 5,000 रुपये बचाते थे। जब आपका चुनाव हुआ तो आपकी कितना खर्च आया था चुनाव? किसका? आप वाले चुनाव? नहीं, वो 2009 में तो खर्चा बढ़ गया था, 9 में बढ़ गया, 14 में बढ़ गया, अभी 9 में लगा, 14 ज़्यादा लग गया। क्योंकि ऑफिशियल खर्चा जो ये बताते हैं, ये तो कुछ ये खर्चा थोड़ी है। कौन है?
तो कितना महंगा हो गया चुनाव अब? अगर आज के दिन एमएलए का आज के दिन चलो ये तो करोड़ों में चलता है, अच्छा, क्योंकि ये महंगा है। वो जो ऑफिशियली तो ठीक है, ऑफिशियली तो लिमिट 50,000 की, 1 लाख की लिमिट जो है भी तो होती उसमें लिमिट है, लेकिन लोग जो उसका खर्चा करवा देते हैं उसका, चाहे वो कैसे भी करो, चाहे लोग दो अपना करो, लेकिन ओवरऑल खर्चा देखो ना, वो 1-2 करोड़ रुपए लगते हैं। मतलब किसी का भी हो, चाहे वो जनता खर्च कर रही है आपके लिए, चाहे वो कोई और कुछ कर रहा है, जनता भी करती है आपके लिए, आपके रिश्तेदार होंगे और कुछ होंगे, सारी चीज़ करते खर्चा करते, लेकिन खर्चा बहुत महंगा हो गया है, चुनाव वेरी कॉस्टली हो। चलिए कर्नल साहब, आपको स्वास्थ्य की बहुत शुभकामनाएं, आप लंबे जियो। और बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आप आए और आपने हमको मौका दिया कि आपके साथ खिताब होने के लिए होने को। दोस्तों, ये थे बारडा हल्के के पूर्व विधायक कर्नल रघुवीर सिंह छिल्लर जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। अगर कोई सवाल छूट गया हो, उस दौर की कोई राजनीति की बात आप पूछना चाहते हो तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं कर्नल साहब तक आपके सवाल पहुंचाऊंगा और कर्नल साहब उसका जवाब भी जरूर देंगे। शुक्रिया कर्नल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।